नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी वितान पाठ्य पुस्तिका भाग 2 का चैप्टर 3 पाठ 3, जिसका नाम है अतीत में दबे पांव। और ये पाठ लिखा गया है ओम थानवी जी द्वारा। तो आपको लग रहा होगा कि पहले हमने चैप्टर का सारांश पढ़ लिया, उसके बाद हम यहाँ पर बुक से चैप्टर रीड कर रहे हैं। तो देखिए, इसका एक रीजन है। हमने जब चैप्टर का सारांश पढ़ा तो उसमें हमें काफी कुछ चीजें मिसिंग लगी, यानी कि हमें लगा, क्योंकि अगर हम चैप्टर से पढ़ते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तिका से पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं हम चित्रों के साथ, क्योंकि ये आपका चैप्टर ऐसा है जिसमें हमें क्या होता है कि पढ़ते वक्त अगर हमें चित्र दिख जाए, अगर हमें कुछ इस तरह से और चीजें अगर पता चल जाए, तो हमारी जो पढ़ने की एक्साइटमेंट होती है कि अच्छा इसके बाद क्या हुआ होगा, इसके बाद क्या हुआ होगा। क्योंकि बच्चों को कई बार इस तरह की जो पुरातत्व विभाग से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं उनमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट होता है। और खास तौर पर जब हम इस तरह के चैप्टर को अपनी इतिहास की बुक में पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक में पढ़ते हैं, जियोग्राफी की बुक में पढ़ते हैं, भूगोल की बुक में पढ़ते हैं, तो उस समय पे हमें उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि उसमें सारे ही चैप्टर इसी तरह के होते हैं। तो हमें वो थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा सा बोरिंग सा है। लेकिन अगर हम जब हिंदी में इस तरह के चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं, अपनी एक सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ और वहां पर नगर नियोजन किस तरह से था, उस समय पर कौन कौन सी चीजें चलती थी, कैसे लोग अपने घर में रहते थे, कैसे उनका खाना पीना था, क्या चीज बर्तन वो किस तरह के यूज करते थे, कपड़े वो कैसे पहनते थे, तो ये सारी चीजें कई बार क्या होता है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट बच्चों को इसमें आता है। और खास तौर पर जब हम इसको एक हिंदी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, तो देखिए, काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में डिस्कस कर ली थी इस चैप्टर में, कि किस तरह से उनके स्नानागार हुआ करते थे, किस तरह के उनके घर थे, किस तरह से वहां पर बौद्ध स्तूप था, और उनकी गलियां किस तरह की थी, उनकी सड़कें कितनी चौड़ी थी, कितनी चौड़ाई उनकी सड़कों की थी। और अब आगे हम देखेंगे कि कौन कौन से, कैसे वो अपने खेती करते थे, कैसे क्या क्या चीजों को क्या क्या वहां से चीजें मिली। जैसे कि हमने कहा था कि वहां की जो गलियां हैं, वहां की जो सड़कें हैं, वहां पर आज भी आप लोग चल सकते हैं। वहां की खंडहर जो है, उनकी दीवारों पर आज भी आप अपनी पीठ को टेक कर बैठ सकते हैं। यानी कि वो सारी चीजें अभी तक इतनी ज्यादा मजबूत हैं। और वहां पर जो मिली हुई बाकी की जो चीजें थी, जो भी चीजें वहां पर मिली, चाहे मुद्रा हो, चाहे आभूषण हो, चाहे बाकी की चीजें जो उनकी यूज का सामान था, कंघा हो, शीशा हो, या और भी बहुत सारी चीजें, तो वो सारी चीजें म्यूजियम्स में रख दी गई है। यानी कि जो बड़े बड़े अजायब घर होते हैं उनमें रख दिए गए हैं। तो कंटिन्यू करते हैं आगे अपने चैप्टर को। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आगे हमारा ये चैप्टर है, तो ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ के साथ आप रीडिंग भी करेंगे। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक भी है। तो हमने यहाँ पर दो मेन चीजें अपने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी, जिसमें से सबसे ज्यादा मेन जो एक शब्द था वो था मोहनजोदड़ो, और दूसरा शब्द था हड़प्पा। पहला शब्द था आपका मोहनजोदड़ो और दूसरा शब्द था हड़प्पा। तो देखिए, ये दोनों जो शब्द हैं, इनके अर्थ हमने यहाँ पर पढ़े थे कि किसे कहते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किसे कहते हैं। तो देखिए, मोहनजोदड़ो के लिए हमने यहाँ पर कहा था कि ये सिंध प्रांत में स्थित, सिंध, ध्यान रखिएगा, एक बार में इसको याद कर लीजिए। क्लास 12th के आप बच्चे हैं तो इतना तो आपको क्लियर होना ही चाहिए एक बार में, कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित पुरातात्विक स्थान है, जहां सिंधु घाटी की सभ्यता बसी थी। और इसमें मोहनजोदड़ो जो सभ्यता यहाँ पर है, शहर जो है, उसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला, और वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से जाना जाता है। और दूसरा यहाँ पर हड़प्पा जो शब्द हमारा लिखा था, उसका अर्थ यहाँ पर है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान है। पाकिस्तान के
पंजाब प्रांत का पुरातात्विक स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा प्रमुख नगर बसा हुआ था। पहला प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो और दूसरा प्रमुख नगर था हड़प्पा, और एक तरह से ये सभ्यताएं थी। तो देखिए काफी कुछ चीजें डिस्कस की थी लास्ट सेशन में, जैसे मोहनजोदड़ो की गली के बारे में। तो देख सकते हैं कितनी स्पष्ट रूप से, कितनी साफ सुथरी, कितनी मजबूत ये गली दिखाई दे रही है। और दूसरा यहाँ की जो मुख्य सड़क है, मेन रोड जो हमने यहाँ पर बताई थी, ये 33 फीट चौड़ी है। और दूसरा यहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ की किसी भी दीवार पर आप अपनी पीठ सुस्ता कर एक तरह से पीठ टिकाकर आप सुस्ता सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमने कहा था कि आप किसी भी घर की देहरी पर पांव रखकर सहसा सहम सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज भी वो खुशबू जो है वो एक तरह से बनी हुई है। दूसरा यहाँ पर उनके जो सुनसान मार्ग थे, रास्ते थे, उन पर बैलगाड़ी की रुनझुन आप आज भी सुन सकते हैं। तीसरा यहाँ पर लेखक द्वारा बताया गया है कि 1922 में जब यहाँ राखाल दास बनर्जी आए थे तो वे इसी स्तूप की खोज करना चाहते थे। वो जो बौद्ध स्तूप वहां पर था उसकी खोजबीन करना चाहते थे, और इसके इर्द गिर्द उन्होंने खुदाई भी की, और बाद में उन्हें इल्हाम हुआ। इल्हाम यानी कि एक तरह से अनुभूति हुई, एक तरह से उन्हें एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ तो ईशा पूर्व के निशान हैं। यानी कि असल में वो इसी बौद्ध स्तूप की खोज करने के लिए आए हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि यहाँ तो काफी ईशा पूर्व, लगभग 5000 वर्ष पूर्व के जो है निशान हैं। विशेषज्ञों को देखिए, हमने यहाँ पर बताया कि कई विशेषज्ञों को सिंधु घाटी की सभ्यता की देहरी पर ले आई, और धीमे धीमे ये खोज जो है विशेषज्ञों को सिंधु घाटी की सभ्यता की देहरी तक लेकर आ गई। और इस तरह से हमने यहाँ पर जो बौद्ध स्तूप था उसको भी देखा था, और आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, जो अभी के टाइम में भी इतना अच्छा देख सकते हैं, कितने सुनियोजित तरीके से ये जो बौद्ध स्तूप है ये बनाया गया है। तो इस तरह से आगे भी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिली थी कि यहाँ पर जो नगर नियोजन की जो मोहनजोदड़ो है वो एक अनूठी मिसाल है। मोहनजोदड़ो में नगर निगम की एक अनूठी मिसाल है, और इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ जब देखेंगे तो आप भांप सकते हैं कि इमारतें भले ही खंडरों में बदल गई हों, सड़कें गलियां भले ही यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए यानी खंडर काफी है, और दूसरा यहाँ की जो सड़कें हैं कमोबेश सारी सड़कें सीधी हैं या फिर आड़ी। और जो आड़ी सड़कें हैं, जैसे उसको जो वहाँ के वास्तुकार हैं वो उन्हें ग्रिल्ड प्लान क्या कहते हैं, ग्रिल्ड प्लान कहते हैं। और ये आज के शहरों में भी ये मिलता है, जैसे कि यहाँ पर बताया था ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद में भी आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं। उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। और दूसरा, यहाँ पर उस समय जो स्तूप वाला चबूतरा था उसके पीछे गढ़ और सामने ठीक उच्च वर्ग की बस्ती थी। ये कैसे पता चला था? क्योंकि वहां पर जो बड़े बड़े जो घर थे, बड़े बड़े घरों के कारण उसको उच्च वर्ग की बस्ती कहा था। और दूसरा, पीछे की तरफ टूटे फूटे घरों का जमघट था, जो शायद वहां के कामगारों की बस्ती कही जा सकती है। यानी कि वहां के जो कामगार हैं उनकी बस्ती उसको कहा जा सकता है। और देखिए एक तरह से यहाँ पर बताया कि पहले स्तूप के टीले, अब देखिए यहाँ पर महाकुंड के बारे में भी बताया था, जो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो एक महाकुंड था वहां पर जब सामूहिक स्नान होता था, और वो भी किसी अनुष्ठान पर। देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया यहाँ पर ये जो आपका प्रसिद्ध जल कुंड है।
तो इसमें क्या किया गया है, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से यहाँ पर ये प्रसिद्ध जल कुंड जो है बनाया गया है। और अलग अलग तरह से यहाँ पर वास्तुकला का ये एक बहुत ही सुंदर नमूना कह सकते हैं इसको। और इसमें 8 इसकी कई सारी खासियत हैं, कई सारी विशेषताएं हैं, और खास तौर पर कि इसमें 8 दो पार्ट्स में 8 स्नानघर हैं, और इसमें किसी का भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलता है। और इस तरह से इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है, यानी कि जो देख सकते हैं आप, पूरा जो ये कुंड बना हुआ है, जितना बड़ा ये कुंड आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूरा कुंड जो है इसमें पक्की ईंटों का जमाव है, यानी कि ये जो पूरा कुंड है पक्की ईंटों से बना हुआ है। और दूसरा, यहाँ पर एक दोहरे घेरे वाला कुआं भी है, और इसका जो कुएं का पवित्र जल होता है वो अनुष्ठानिक, इस कुएं की पवित्रता एक इसके अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। और यहाँ पर कुंड से पानी के बाहर जाने के लिए नालियां भी है, कुंड से पानी के बाहर जाने के लिए नालियां भी हैं। और इनकी खासियत यह है कि ये नालियां जो है पक्की ईंटों से बनी हैं, और साथ ही पक्की ईंटों से ढकी हुई भी हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए कितने सुंदर तरीके से, कितने साफ तरीके से, स्पष्ट तरीके से यहाँ पर इन नालियों का निर्माण किया गया है। तो देख सकते हैं आप, ये जल निकासी का उन्नत प्रबंध है, ये जल निकासी का एक बहुत ही उन्नत प्रबंध यहाँ पर किया गया है। और सिंधु घाटी की ये अनूठी विशेषता रही है, ये सिंधु घाटी की एक अनूठी विशेषता रही है। ठीक है, तो इस तरह से पक्की और आकार में समरूप ऐसी ईंटें हैं, आप देख सकते हैं, पक्की है और आकार में समरूप है, यानी कि समान रूप है। और हिंदू घाटी की सभ्यता की विशिष्ट पहचान जो है वो इन्हीं ईंटों से की गई है। ये ईंटें जो है पक्की भी है, और साथ में जो है बहुत ही ज्यादा विशिष्ट है, विशिष्ट इनकी पहचान है, और आकार भी इनका सेम है, समरूप है। तो इस तरह से इन ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर कहते हैं। और दूसरा, यहाँ पर एक बहुत ही मेन चीज है कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में कहीं भी नहीं मिलता है। और मैं कह रही हूँ, इतिहास क्या, आज के समय में भी मुझे लगता है कि इतने अच्छे तरीके से, इतने सुनियोजित तरीके से, भले ही उस समय पर जो जनसंख्या रही होगी वो काफी कम रही होगी, लेकिन फिर भी जो ये शहर था, ये यहाँ की जो जनसंख्या है वो लगभग 50,000 बताई गई है, यानी कि इस समय का एक महानगर, उस समय का एक महानगर इस जगह को घोषित किया गया था। तो देखिए वहां पर के लिए यहाँ पर इस तरह से जो निकास का प्रबंध था वो शायद इतिहास में पहले कभी नहीं मिला, और मुझे लगता है कि आजकल भी ऐसा शायद बहुत कम ही है। अब लेखक कहते हैं, महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की, जो पूरा गढ़ था उसकी परिक्रमा की, और कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है, और इन कोठारों में कर के रूप में, यानी कि जो टैक्स के रूप में अनाज जो है वो जमा किया जाता है। और इनके निर्माण रूप खासकर चौकियों, हवादारी को देखकर ऐसा कयास लगाया जाता है कि यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। उत्तर में एक गली है जहां बैलगाड़ियों का, जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता होगा, यानी कि उस समय पर वहां पर बैलगाड़ियों के कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, ऐसे सबूत मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ये जो बैलगाड़ियां हैं इनका उपयोग जो है ढुलाई के लिए या आवागमन के लिए होता होगा। इसी तरह का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया था। जिस तरह का कोठार यहाँ पर था, बिल्कुल इसी तरह का कोठार हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया था। और अब यह जग जाहिर है कि सिंधु घाटी के दौर में व्यापार ही नहीं, उन्नत खेती भी होती थी। जैसे कि ये कोठार है ना, जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता है, तो जब इतना ज्यादा अनाज
लोग कर के रूप में ही दे देते हैं, टैक्स के रूप में ही दे देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी खेती जो है वो काफी उन्नत रही होगी, काफी अच्छी किस्म की रही होगी। तो इस तरह से सिंधु घाटी के दौर को व्यापार का ही नहीं बल्कि उन्नत खेती का दौर भी कहा गया। और ये चीजें बरसों तक मानी गई कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो अन्न उपजाते नहीं थे, उसका आयात करते थे यानी खरीदते थे। नई खोज ने इस ख्याल को निर्मूल साबित किया, बल्कि कुछ विद्वान मानते हैं कि वह मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता थी। देखिए, कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो सभ्यता है सिंधु घाटी की, इसमें लोग अन्न नहीं उपजाते थे, यानी कि अन्न को खरीदते नहीं थे बल्कि उसका अन्न उपजाते नहीं थे बल्कि उसको खरीदते थे, अन्न का आयात करते थे। और फिर जब नई खोज हुई तो ये बात बिल्कुल निर्मूल साबित हुई, क्योंकि यहाँ पर के जो विद्वान थे वो मानते थे कि ये मूलतः खेतीहर और पशुपालक सभ्यता रही होगी। यानी कि शायद उसके बाद उन्हें और भी ज्यादा सबूत मिले होंगे, और भी ज्यादा बहुत अलग अलग चीजें जो ये दिखाती हैं कि किस तरह के काम पहले हुआ करते थे। और साथ ही सिंध में ही तांबे की खानें राजस्थान में थी, सिंध में ही था, पत्थर जो है वो सिंध में था और तांबे की खानें राजस्थान में थी। इनके उपकरण खेती बाड़ी में प्रयोग किए जाते थे, जबकि मिस्र और सुमेर में चमक और लकड़ी के उपकरण इस्तेमाल होते थे। इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ के लोग रबी की फसल लेते हैं, यानी कि कुछ जो लोग हैं इतिहासकार वो बताते हैं कि इरफान हबीब के मुताबिक यहाँ पे लोग रबी की फसलें जैसे कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चने की उपज की एक पुख्ता सबूत मिलते हैं उस समय की। वह सभ्यता का तर युग था जो धीमे धीमे सूखे में ढल गया, यानी कि एक तरह से ये जो युग था ये सभ्यता का तर युग था, यानी कि यहाँ पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, किसी भी चीज की देखिए चाहे पानी की हो चाहे किसी भी चीज की हो, कोई कमी वहां पर नहीं थी। और धीरे धीरे जो सूखे में ढल गया यानी कि सूखे में बदल गया। आगे कहते हैं विद्वानों का मानना है कि यहाँ ज्वार, बाजरा और रागी की उपज होती थी। लोग खरबूजे और खजूर और अंगूर उगाते थे, झाड़ियों से बेर जमा करते थे, कपास की खेती भी होती थी। कपास को छोड़कर बाकी सबके बीज मिल जाते हैं और उन्हें परखा गया है। कपास के बीज सो तो नहीं पर सूती कपड़ा मिला है, ये दुनिया में सूती के 2 सबसे पुराने नमूने में से एक है। दूसरा सूती कपड़ा 3000 ईसा पूर्व का है जो जॉर्डन में मिला, और मोहनजोदड़ो में सूत की कताई के साथ रंगाई भी होती थी। और एक छोटा सा कारखाना यहाँ पर माधो स्वरूप वत्स को मिला हुआ था, एक छोटा सा कारखाना जो है वो माधो स्वरूप वत्स को मिला हुआ था। छाटली मिलन और ऊन चाटली और ऊन कहते हैं यहाँ सुमेर से आयात होते हैं, शायद सूत उसको उनको निर्यात होता हो, जैसे कि बाद में सिंध से मध्य एशिया और यूरोप की सदियों में हुआ था। देखिए काफी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। और आगे यहाँ पर लेखक कहते हैं कि प्रसंगवश या मेसोपोटामिया, प्रसंगवश या मेसोपोटामिया के शिलालेखों में मोहनजोदड़ो के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप देख सकते हैं चैप्टर जो है काफी लेंथी भी है और साथ ही इंटरेस्टिंग भी है। बहुत ही ज्यादा आनंद इस चैप्टर को पढ़ने में हमें आ रहा है और काफी कुछ चीजें सीखने को हमें मिल रही है इस पाठ से। शुरू करते हैं आगे। महाकुंभ उत्तर पूर्व में एक लंबी सी इमारत के अवशेष है। महाकुंड जो है वो उत्तर पूर्व में एक लंबी सी इमारत के अवशेष हैं, जो लंबी सी इमारत रही होगी उसके अवशेष हैं। और इसके बीचों बीच एक खुला बड़ा दलाल
तीन तरफ से बरामदे में है और इसके साथ कभी कभी छोटे बच्चे भी कमरे रहे हैं। पुरातत्व के जानकार कहते हैं कि धार्मिक अनुष्ठानों में ज्ञानशालाएं सटी होती हैं। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें ज्ञानशालाएं सटी होती हैं। उस नजरिए से इस कॉलेज ऑफ प्रीस्टस माना जाता है। दक्षिण में एक और भग्न इमारत है और इसमें बांस खंभों वाला बड़ा हॉल है। अनुमान है कि यह राज्य चिकित्सालय और राजभवन या कोई सामुदायिक केंद्र रहा होगा। तो इस तरह से काफी चीजें यहाँ पर अरेंज की गई थी, काफी अच्छे से यहाँ पर सारी चीजों को मैनेज किया गया था और साथ ही ये एक तरह से जो यहाँ पर बताया है कि जो एक तरह से ये राज्य का सचिवालय और एक तरह से कोई भी सामुदायिक केंद्र रहा होगा। गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्ती की तरफ बढ़े। अब लेखक कहते हैं कि गढ़ की चार दीवारी लांघकर हम बस्ती की तरफ बढ़े। ये गढ़ के मुकाबले छोटे टीलों पर बनी है, इसीलिए नीचा नगर कहकर फिर पुकारा जाता है। खुदाई की प्रक्रिया में टीलों का आकार घट गया है, कहीं कहीं वे फिर से जमीन में जा मिले हैं और बस्ती के कुएं लगता है जैसे मीनारों की शक्ल में धरती छोड़कर बाहर निकल आए हों। अब यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह के जो पैरा होते हैं वो हैं, आप उन्हें पढ़ेंगे। आगे देखिए, पूरब की बस्ती रईसों की बस्ती है। हालांकि आज के युग में पूरब की बस्तियां गरीबों की बस्तियां मानी जाती हैं। मोहनजोदड़ो जो था वो इसका उलट था, यानी बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ये सारी चीजें और साथ ही कुएं ज्यादा। मोहनजोदड़ो की सभी खंडहरों की खुदाई करने वाले पुरातत्ववेत्ताओं का संक्षिप्त नाम दे दिया है, जिसे डीके, यानी कि जो खंडहरों की खुदाई करते हैं उनको संक्षिप्त नाम दे दिया गया है, जिसे डीके यानी कि हल्का दीक्षित काशीनाथ की खुदाई। उनके नाम पर यहाँ दो हल्के हैं। डीके क्षेत्र में दोनों बस्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है। सड़क की मुख्य स्ट्रीट, फर्स्ट स्ट्रीट यहाँ पर है और ये बहुत लंबी सड़क है, मानो कभी पूरे शहर को नापती हो, और अब यह सीधा मील बची है। इसकी चौड़ाई 30 फुट है और मोहनजोदड़ो से 3 तरह की वाहनों के साक्ष्य मिले हैं। इसमें सबसे चौड़ी बैलगाड़ी रही होगी। इससे सड़क पार करने में 2 बैलों को एक साथ आसानी से आ जा सकती है। यह सड़क वही पहुंचती है जहां कभी बाजार था। ये जो सड़क है ये सीधे कहाँ जाती है? बाजार में जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर है और सारे घरों की पीठ दिखाई दे रही है, यानी कोई घर सड़क पर नहीं है, उसके दरवाजे अंदर गलियों में है। दिलचस्प संयोग यह है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले काबुर्जिए ने इस्तेमाल की थी, यानी कि चंडीगढ़ में बिल्कुल इसी तरह की शैली काबुर्जिए ने 50 साल पहले ही शुरू कर ली थी। काबुर्जिए ने इस्तेमाल की, वहां भी कोई घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता। आपको किसी के घर जाने के लिए मुख्य सड़क से पहले सेक्टर के भीतर दाखिल होना पड़ता है, फिर घर की गलियों में, फिर घर में, क्योंकि काबुर्जिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ली थी और कहते हैं वास्तव में कविता निकली, वास्तव में से एक कविता निकलती है और कन्याओं को तरह तरह के वास्तुकला में कई प्रेरणाएं भी एक तरह से चेतन अवचेतन ऐसे ही अलग प्रकार के हम जो है सफर करती होंगी।
ढकी हुई बस्तियां मुख्य सड़कों के दोनों तरफ मासांतर दिखाई देता है। बस्ती के भीतर इनका यही रूप है। हर घर में एक स्नानघर है। घर के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर नहीं जाती हैं और हौंदी तक ही जाती हैं ये सारी चीजें और फिर नालियों के जाल से जुड़ जाती हैं। कहीं कहीं वे खुलती है, यानी कि जो ये नालियां हैं वो कहीं कहीं पर खुलती भी है। अब देखिए बीचों बीच इनको नहीं रोक सकते क्योंकि जो ये नालियां हैं वो इसी के लिए बनाई गई हैं कि यहाँ पर जो पानी हो, जो निकास से जो पानी अटके उसको बाहर निकाला जा सके। और उनसे छोटी गलियां भी हैं। छोटी सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी है। इमारतों से पहले ही चीज ध्यान से दूर से खींचती है वह अब कुओं का प्रबंध। और ये कुएं भी पक्के कुएं और ये कुएं भी पके हुए आकार की ईंटों से बने हैं। यानी कि एक तरह से यहाँ पर लेखक कहते हैं पहले सड़कें 9 से 12 फुट तक चौड़ी थी और इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती है वो उसी सब के लिए यहाँ पर कुओं का प्रबंध किया गया है। ये कुएं भी पकी हुई एक ही आकार की ईंट से बने हैं। और इतिहासकार क्या कहते हैं अब सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में? इतिहासकार कहते हैं कि घाटी सभ्यता संसार में पहली ज्ञात सांस्कृतिक है जो कुएं खोदकर भूजल तक निकाल लेती है। नदी, कुएं, कुंड, स्नानघर और बेजोड़ पानी निकासी। क्या सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति की सभ्यता नहीं कह सकते? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप इस पेपर को पढ़ेंगे तो आपको पीछे जरूर बोध ग्रहण से संबंधित प्रश्न दिखाई देंगे या पाठ से संबंधित प्रश्न दिखाई देंगे। तो ये है बौद्ध स्तूप। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री के काशीनाथ दीक्षित के नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है। इसके घरों की दीवारें ऊंची और मोटी है। मोटी दीवारों का अर्थ है यह लगाया जा रहा था कि उस पर वो दूसरी मंजिल पे भी रह सकेगी। यानी कि कुछ दीवारों में छेद है, कुछ दीवारों में छेद किए हुए हैं और जो संकेत देते हैं कि दूसरी मंजिल उठाने के लिए शायद यह शहरों की जगह हो। और सभी घर ईंट के हैं और ज्यादातर जो घर हैं वो सब कैसे हैं? ईंट के हैं। एक ही आकार की कई ईंटें 1.2.4 पॉइंट के अनुपात में सभी एक तरह से भट्टी में पकाकर हड़प्पा से टक्कर, जहाँ की पक्की और कच्ची ईंटों का मिलता जुलता निर्माण उजागर हुआ है। मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग एक तरह से पत्थर का प्रयोग जो है यहाँ पर मामूली तरीके से यहाँ पर किया गया है। और कहीं न कहीं नालियों में भी अनगढ़ पत्थरों से ढकी हुई दिखाई देती हैं और नालियां भी जो है वो पत्थर से ढकी हुई दिखाई देती है। इस तरह से मोहनजोदड़ो में पत्थर का प्रयोग मामूली हुआ और कहीं कहीं पर नालियां ही अनगढ़ पत्थरों से ढकी रही। और देखिए इन घरों की दिलचस्प बात ये थी कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार बना है, कोई खिड़की नहीं है। खिड़कियां शायद ऊपर की दीवार में रही होंगी, यानी कि दूसरे मंजिल पर। बड़े घरों के भीतर, जो वहाँ के बड़े घर होते थे, उनके भीतर आंगन के चारों तरफ बने कमरों में खिड़कियां जरूर खुलती हैं। और बड़े एक तरह से बड़े आंगन वाले जो घर थे उनके बारे में बताया जाता है कि वहाँ कुछ उद्यम होता होगा और कुम्हारी का काम या कोई धातु कर्म। हालांकि सभी घर पर है और खंडहर है और हालांकि सभी घर पर खंडहर हैं और दिखाई देने वाली चीजों में सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। यानी कि जो एक तरह से दिखाने वाली चीज है उसमें हम अंदाजा
लगा सकते हैं। देखिए काफ़ी सारा हमने चैप्टर यहाँ पर रीड कर लिया है और अभी हमारा चैप्टर काफ़ी सारा शेष रह गया है, बहुत ही सारा हमारा चैप्टर है। और आप देख रहे हैं जैसे कि चैप्टर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा एक तरह से सुंदर ये चैप्टर है। तो इस तरह से यहाँ पर लेखक कहते हैं कि खूबसूरती में हरदम एक गर्मी व्याप्त है और गांव है, घर है, लोग नहीं है, कोई 150 साल, यानी कि लोग नहीं है और कोई 150 साल पहले राजा से तकरार पर स्वाभिमानी गांव का हर बाशिंदा रातों रात अपना घर छोड़कर चला गया था। दरवाजे सबाब पीछे लोग उठा ले गए, घर खंडहर हो गया पर ढहे नहीं गए। घरों की दीवारें, प्रवेश और खिड़कियां ऐसी हैं जिसे कल की बात हो, लोग कल निकल जाए, वक्त ही वही रह गया है। खंडहरों ने उसे थाम लिया, जैसे सुबह लोग घरों से निकलते हैं, शायद शाम को ढले लेट आने वाले हों। शायद आप जो शाम को जो एक तरह से ढले और लेट आए लोग, उनकी तरह भले ही हो। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान ही नहीं, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में भी कुएं, कुंड, गली कूचे, कच्ची पक्की की ईंटों के इमारत और एक तरह से काफी जो यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि कुएं भी है, कुंड भी है, गली कूचे भी हैं और कच्ची पक्की ईंटों के कई बार घर भी बहुत ज्यादा जो है वैसे ही मिलते हैं। तो यहाँ पर जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो पर 3 खंडों में एक विशद छपवाया था। उसमें खुदाई में मिली ठोस जो चीजें हैं, उन चीजों को एक तरह से गाड़ी के चित्र के साथ सिंध में पिछली सदी में बढ़ती जा रही ठंड, उसी तरह की बैलगाड़ी का भी एक चित्र प्रकाशित किया गया है। तस्वीर से उन्होंने एक सत्सा परंपरा का इंतजार किया, लेकिन कमानी और आरे वाले पहियों का आविष्कार बहुत पहले ही हो चुका था। तो देखिए काफी सारी जो चीजें थी उनका जो आविष्कार था वो पहले ही कभी पूरा हो गया होगा। और जो यहाँ पर एक तरह से लेखक कहते हैं गांव में भी लकड़ी वाले ठोस पहिया बैलगाड़ी में जुड़ते थे और दुल्हन पहली दफा इस बैलगाड़ी से उतरकर ससुराल जाती थी। बाद में हमारे यहाँ भी बैलगाड़ी में आकर पहिए जुड़ने लगे, तो अब उनमें जीप के उतारू पहिए, हवाई जहाज के उतारू पहिए बाजार में आने के बाद उड़ गड़े, यानी कि गाड़ी नहीं का यहाँ पर उन्होंने आविष्कार हो चुका है। रेगिस्तान के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है कि हालांकि मुश्किल है, लेकिन दुल्हन की सवारी के रूप में बैलगाड़ी या ऊंट पर अब वहां भी कभी इस्तेमाल नहीं होता। तो एक तरह से काफी कुछ चीजें यहाँ पर बताई गई है। तो बच्चों जैसे कि आपने देखा, ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पर काफी कुछ छोटी छोटी चीजें हमें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से जो पूरा नगर नियोजन था वो कैसे किया गया था, यानी कि एक एक चीज का ध्यान रखते हुए कैसे गंदा पानी नालियों से बाहर जाएगा, कैसे स्वच्छ पानी अंदर आएगा, कैसे पानी भरना है, क्या करना है, या पूरा जो नालियां किस तरह से बनी हुई थी, ढकी हुई थी, नहीं ढकी हुई थी, साफ सफाई। तो ये बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमने इस पार्ट में पढ़ी और आगे इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तो आज जितना भी पढ़ा है, देखिए थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।